गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डीएलएड की क्लास में, हमारी जो साइंस की क्लास है डीएलएड की, उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब सजीव तथा निर्जीव में मुख्यतः क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे, चर्चा करेंगे कि जो सजीव और निर्जीव रहते हैं मुख्यतः उनमें कौन कौन सी अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सजीव और निर्जीव के बारे में जाना था कि सजीव निर्जीव क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देखें कि कौन कौन से कैरेक्टर्स के आधार पर हम उनमें अंतर जो है वो जानेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा डेफिनेट शेप एंड साइज, मतलब निश्चित आकार तथा माप। डेफिनेट शेप एंड साइज मतलब क्या हुआ, इसका निश्चित आकार एवं निश्चित आकार तथा माप के आधार पर सजीव और निर्जीव में क्या क्या अंतर होते हैं। तो जो सजीव रहते हैं, सजीवों की प्रकृति एवं आकार निश्चित होता है। बिल्कुल, जो उनकी प्रकृति रहती है, उनका आकार रहता है, वो क्या रहता है, निश्चित। मान लीजिए मनुष्य है तो उसका एक आकार जो है वो निश्चित रहेगा। मान लीजिए वो 6 फीट 7 फीट 8 फीट तक ही उसकी ग्रोथ जो रहेगी, ठीक है, इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो निश्चित आकार है, आकृति निश्चित है कि भाई 2 कान होंगे, 2 आँख होंगी, है ना, 1 नोज होगी। इस टाइप से उनकी जो आकार तथा आकृति रहती है वो क्या है, आपका निश्चित है। जबकि जो निर्जीव रहते हैं उनका ना तो आकार निश्चित होता है, ना आकृति निश्चित होती है। हम उसको अपने अकॉर्डिंग ही डेवलप करते हैं, बनाते हैं। मान लीजिए कोई टेबल है, या हम चाहें तो उसको छोटा बना सकते हैं, हम चाहें तो उसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने सुविधा के अनुसार ही उनका आकार और आकृति जो है वो निश्चित करते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, कोशिकीय संरचना। इनकी जो कोशिकीय संरचना है वो किस प्रकार की रहती है। तो सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। जैसा कि आप सेल जानते होंगे, सजीव जो रहते हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले कोशिका, सबसे जीवन की जो सबसे छोटी इकाई रहती है, स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ जो रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। तो कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से हमारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, बॉडी पार्ट से हमारी पूरी बॉडी जो है वो डेवलप होती है। तो सेल देन टिश्यू, टिश्यू देन ऑर्गन, ऑर्गन देन बॉडी, ठीक है, कंप्लीट बॉडी बनती है। तो जो कोश की संरचना है सजीवों में क्या है, विभिन्न अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जो सजीवों का शरीर रहता है, बॉडी रहती है, वो अनेक कोशिकाओं से बनी रहती है। जबकि निर्जीवों की रचना कणों अथवा विभिन्न भागों के जुड़ने से होती है। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। निर्जीवों में कोशिका नहीं पाई जाती है, न कोशिका संरचना पाई जाती है। ये क्या रहते हैं, केवल सजीवों में ही कोशिका जो है वो पाई जाती है। जबकि निर्जीवों का जो बॉडी है, निर्जीवों का जो शरीर है, वो किससे मिलकर बना होता है, कण अथवा पदार्थों से मिलकर बना होता है। यदि हम इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब शारीरिक संगठन। इसका जो शारीरिक संगठन कैसा होता है, तो सजीवों में शारीरिक संगठन अनेक अंगों तथा अंग तंत्रों का बना होता है। बिल्कुल, शरीर जो सजीवों की जो बॉडी होती है वो विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों एवं अनेक अंगों से मिलकर बनी होती है। जबकि निर्जीवों के आकार का गठन अनेक तत्वों या अन्य तत्वों के भागों को जोड़ने से होता है। जैसे विभिन्न धातुओं के बने भागों में स्कूटर, रेल, कार, जहाज आदि की रचना जो है वो पाई जाती है। यदि हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें, इनका मेटाबॉलिज्म कैसा रहता है, उपापचय कैसा रहता है, तो सजीवों में रचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाएं हर समय होती हैं। बिल्कुल, सजीवों में जो रचनात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं जो है वो प्रत्येक समय जो है वो चलती रहती हैं। निर्जीवों में उपापचयी क्रियाएं
नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है वो निर्जीवों में नहीं पाया जाता। यदि हम रेस्पायरेशन की बात करें, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन, तो सजीवों में श्वसन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, श्वसन क्रिया मतलब हम क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 छोड़ते हैं, वही हमारी श्वसन क्रिया है। तो निर्जीवों में ऐसी कोई श्वसन क्रिया, रेस्पायरेशन जो है वो नहीं पाया जाता। यदि हम न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण की बात करें, तो सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है। बिल्कुल, यदि हम एक दिन भोजन ना करें तो हमारे शरीर की एनर्जी है जो वो क्या हो जाती है, एकदम स्लो हो जाती है। मतलब हम कोई काम करने में हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास हमने भोजन नहीं किया है। भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जब हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है तो हमारे कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या रुक जाती है। जबकि निर्जीवों में कार्य करने के लिए उन्हें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनमें कोई भी जैविक क्रिया संपन्न नहीं होती है। ना तो वो अपने आप से चलते हैं, ना फिरते हैं, ना घूमते हैं, ना पढ़ते हैं। उनमें कोई जब जैविक क्रिया हो ही नहीं रही है तो उन्हें भोजन की कोई आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। यदि हम इसमें वृद्धि की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो सजीवों में आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में बाह्य कणों के जमने से वृद्धि होती है। बिल्कुल, हमारा जो शरीर है, मान लीजिए जब हम बचपन में पैदा हुए थे तब बहुत छोटे से थे, क्या कोई बाहर से हमें कुछ जोड़ा गया है? नहीं जोड़ा गया है। तो हमारी जो वृद्धि है वो आंतरिक परिवर्तनों के कारण होती है। अंदर से ही हमें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं जिससे हमारी वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ग्रोथ कर रहे हैं। जबकि जो अजैविक वस्तुएं होती हैं, अजीवित चीज़ें होती हैं, उनके बाहरी कणों के जमने से ही उनमें वृद्धि होती है। मान लीजिए हमने क्या बनाया, मान लीजिए हमने कोई मिट्टी से बनाया, कुछ भी घड़ा बनाया मिट्टी का। यदि जो कुम्हार रहता है वो घड़ा बनाता है, यदि वो चाहता है, उसने बना लिया, कच्चा है अभी, पका नहीं है, उसका मन है कि उसको वो बड़ा बनाए, तो वो उसमें क्या करेगा, मिट्टी को और ऐड करेगा। मतलब उसने बाहरी कणों को और ऐड किया, देन वो उसको बड़ा बना सकता है। ठीक है, तो जो सजीव होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो आंतरिक परिवर्तनों के कारण होती है, जबकि निर्जीवों में जो ग्रोथ होती है वो बाह्य कणों के जमने के कारण होती है। ठीक है, अब यदि हम एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, तो सजीवों के शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये पदार्थ उत्सर्जन क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर से बाहर निकलते हैं, जबकि निर्जीवों में उत्सर्जन की क्रिया नहीं पाई जाती है। बिल्कुल, हमने भोजन किया, हमने पानी पिया, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में होता है, वो क्या होता है, मल या मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। प्लांट्स हैं, यदि उनके अंदर अलग से कोई ज़्यादा पानी है, ज़्यादा वाटर है, तो वो क्या होता है, स्टोमेटा के द्वारा जो है वो रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो सजीवों में उत्सर्जन पाया जाता है, जबकि निर्जीवों में किसी प्रकार का कोई उत्सर्जन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यदि हम मूवमेंट की बात करें, गति की बात करें, तो शरीर में आंतरिक शक्ति के कारण गति होती है। इनमें क्या रहता है, जैसे हम चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, तो क्या हमें कोई धक्का मार रहा है तब हम घूम रहे हैं, तब हम चल रहे हैं? नहीं, हमारे शरीर में आंतरिक शक्ति हमें कहाँ से आई? न्यूट्रिशन के द्वारा, पोषक तत्वों के माध्यम से। हमने खाना खाया, उससे हमारे अंदर शक्ति आई और हम अपने आप ही स्वतः ही अपने आप जो अपने सारे काम है वो करने लगे। ठीक है, तो इसमें जो गति होती है वो आंतरिक शक्ति के कारण गति होती है, जबकि निर्जीवों में जो गति होती है वो किससे होती है? बाह्य शक्ति के कारण। उनमें केवल बाह्य शक्तियों के कारण ही गति पाई जाती है। मान लीजिए हमारा टेबल है, हमें उसको यहाँ से वहाँ रखना है, तो हमें अपना बल जो है उस पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाह्य बल हो गया।
तो क्या वो अपने आप से चल फिर घूम सकते हैं? नहीं, उन पे क्या होता है, बाह्य शक्तियों का जो है, बाह्य शक्तियों के कारण ही वो क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। यदि हम उसमें रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन। प्रजनन मतलब अपने ही जैसे संतानों को जन्म देना। तो सभी सजीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जितने भी सजीव होते हैं वो अपने जैसे ही नई संतानों को जन्म देते हैं, बिल्कुल देते हैं। पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हैं या कोई भी सजीव चीज़ें हो, कोई भी सजीव हो, वो क्या करता है, अपने जैसे ही नई संतानों को, संतति को उत्पन्न करता है। जबकि निर्जीवों में प्रजनन क्षमता का अभाव होता है। निर्जीवों में क्या होता है, प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है। मान लीजिए आपके पास कार है, मान लीजिए आपके पास कार है, तो क्या वो कुछ समय बाद दूसरी नई कार आपको प्रजनन कर सकती है, दे सकती है? नहीं दे सकती है। तो ये क्या है, उसमें प्रजनन करने की क्षमता जो है सजीवों में जो है वो पाई जाती है और निर्जीवों में प्रजनन करने की क्षमता जो है वो नहीं पाई जाती है। यदि हम जीवन चक्र की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें, तो सजीवों में निश्चित जीवन चक्र होता है, जबकि निर्जीवों में जीवन चक्र नहीं पाया जाता। ठीक है, सजीवों का निश्चित जीवन चक्र होता है। मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य की आयु जो है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, मनुष्य की आयु लगभग 100 से 150 ईयर तक हो सकती है। और निर्जीवों की लाइफ साइकिल कितने भी साल तक, जिस प्रकार से हम उनका उपयोग करते हैं, जिस प्रकार से हम उनको सहेज कर रखते हैं, वो ज़्यादा चलेंगे। यदि हम उसका रफली यूज़ करते हैं तो वो कम चलेंगे। वो हमारे यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनकी लाइफ साइकिल जो है वो कितने समय तक चलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक अपना पढ़ेंगे। थैंक यू।